माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आज मैं इस वीडियो में आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उन सभी तथ्यों को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और मैं साथ में CAG और CGA में डिफरेंस बताऊंगा। पहले तो आप उसका फुल फॉर्म जानिए। CAG का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जैसा कि मैंने बोला CGA इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी हमारे CAG कौन है? अभी हमारे CAG राजीव महर्षि जी हैं, और हमारे CGA कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? सोमा राय वर्मन है। बच्चे जब देखते हैं CAG और CGA तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों पोस्ट, उनको लगता है कि ये दोनों पोस्ट सेम ही है, गलती से लिखा गया है, बट ऐसा नहीं है। CAG एक अलग पोस्ट होता है, CGA एक अलग पोस्ट होता है, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी चीज़ है समझना। इसीलिए मैंने CAG को पहले समझाने का प्रयास किया है। फिर आप वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट में CGA को भी क्लियर करूँगा, क्योंकि जब तक आप CAG को नहीं समझेंगे अच्छे से, आप CGA पोस्ट को नहीं समझ सकते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उसे बनाया गया। आप ये बात नहीं समझ सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं, CAG को पहले समझते हैं। अब मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, या अगर आपको सिर्फ यही जानना है कि CGA और CAG में क्या डिफरेंस है, तो वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिए, मैंने वहाँ पे क्लियर किया है। जब मैं CAG के कार्यों को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि कौन सा ऐसा कार्य है जो CAG से हटा के CGA को दिया गया। चलिए पहले तो हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समझते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है। आप जानते हैं सरकार खर्च करती है, बजट पेश करती है, चाहे वो केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार, वो एनुअल बजट पेश करती है। बजट में वो जनता का रुपया खर्च करने का वादा करती है कि मैं एजुकेशन पे इतना खर्च करूँगा, रक्षा पे इतना फंड खर्च करूँगा। इस तरह से वो वादा करती है। तो उसी वादा की जांच करने के लिए कि सरकार ने जो कहा था, जिस मद में जितना खर्च करने के लिए बोला था, क्या उसने उस मद में उतना खर्च किया है, इसी की जांच करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और अगर आप CGL का तैयारी करते हैं, SSC CGL का तैयारी करते हैं, या फिर आप CHSL का भी तैयारी करते हैं, तो भी हर एक आदमी का चॉइस होता है कि वो ये स्वतंत्र बॉडी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डिपार्टमेंट उसे मिल जाए, क्योंकि इसके पास बहुत पावर होता है। मैं यहाँ तक बता दूँ कि इसे इतना पावर होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये सीधे उसमें उसके ऑफिस में एंट्री मार के उसके खातों की जांच कर सकता है किसी भी समय। तो ये एक स्वतंत्र बॉडी होता है, और इसके द्वारा राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट का खाता का जांच किया जाता है कि आपने जितना खर्च बोला था उस अनुसार आप खर्च कर रहे हैं या नहीं। इसकी जांच करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। और क्या काम होता है? सरकार की जितनी भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जैसे आप जानते हैं MTNL, BSNL, IOCL, भेल, गेल, ये सभी हमारी नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो उन सभी कंपनियों का भी लेखा जोखा कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। संविधान में एक आर्टिकल इसके लिए बनाया गया है। संविधान में वैसे तो 148, 150, 151 ये सारे के सारे आर्टिकल CAG से संबंधित हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है 148 है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। कहा गया है कि भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अधिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप यहाँ देखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट, उसको वारंट कहा जाता है। वैसे तो प्रधानमंत्री बहुत सारी नियुक्तियाँ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते हैं राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियों में राष्ट्रपति का हाथ होता है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट नियुक्ति में कुछ खास टर्म जोड़े गए हैं संविधान में। वारंट के द्वारा
जारी करता है, अधिपत्र जारी करके तब उसकी नियुक्ति करता है। उसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसमें राष्ट्रपति के मुहर होते हैं, सील होते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं। उन्हीं पोस्ट में से एक होता है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वैसे मैं और पोस्टों का भी नाम बता दूं। कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किन निम्न में से किन पदों के लिए वारंट जारी करके नियुक्ति करता है, तो आप याद रखिएगा। पहला नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के गवर्नर जो होते हैं उनका, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, इन सब की जब भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो उन पर क्या किया जाता है, मुहर लगाया जाता है, उनका दस्तखत होता है तथा वारंट जारी करके उनकी नियुक्ति पत्र दिया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कि संविधान में 148 के तहत ये कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी विधि और उसी आधार पे हटाया जाएगा जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है सेम फॉलो होगा जब हमको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना रहेगा। तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक आर्टिकल है जो कि आप जानते भी हैं, 124। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 124 का क्लाउज 4 मतलब 124 का चौथा नंबर जो है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रूल आप देख लीजिए क्या होता है। मैंने आगे एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है। वैसे मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट पे। जब भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या फिर आप सीधा कहिए कि जब भी हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना रहेगा तो उसके लिए हमें लोकसभा या राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मतलब हटाने का प्रस्ताव जो होगा वो लाना पड़ेगा। हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर हम लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं तो वहाँ पे उस प्रस्ताव पर 100 लोगों का हस्ताक्षर होगा, 100 मेंबर का हस्ताक्षर होगा। अगर हम राज्यसभा में लाते हैं तो 50 मेंबर का हस्ताक्षर होगा। उन हस्ताक्षर के बाद हम क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे और फिर अगर राज्यसभा में इनिशिएट कर रहे हैं, राज्यसभा में शुरुआत कर रहे हैं रिमूवल का, तो हम राज्यसभा के जो रहते हैं सभापति उनको सौंपेंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाएंगे। जो कमेटी ये जांच करेगी कि उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, उन पर जो कदाचार का आरोप लगाया गया है, क्या वो सही है। अगर वो इसे सही पाते हैं तो जिस सदन में पहली बार प्रस्तुत किया गया है उस सदन में बहुमत से उसे पारित होना चाहिए। फिर वो किसी दूसरे सदन में जाता है और वहाँ से फिर पारित होकर राष्ट्रपति के हाथ जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना पक्का हो जाता है और उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। तो आपने समझ लिया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है सेम वही हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए भी अप्लाई होगा। चलिए और आगे पढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। इसको समझिए। देखिए, कानून का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसीलिए तो मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैं आपको इसीलिए तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, बट मैं इसके कानून के लैंग्वेज को तोड़ नहीं सकता। ये इसी लैंग्वेज में लिखा रहेगा। आपको स्क्रीन पे पढ़ के थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 148 के तहत कहा गया है कि भारत के महान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके पद ग्रहण मतलब उसको जो शपथ दिलाने का कार्य होगा वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति बीमार हैं तो राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस जो होता है, उसके किसी
व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा कि मेरे बिहाफ पे ये शपथ ग्रहण करवाएगा। तो आपको समझ में आ गया, वही बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति खुद आके उसे शपथ ग्रहण करवाएंगे, या फिर राष्ट्रपति अगर बीमार हैं या किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं तो वैसे केस में प्रेसिडेंट ऑफिस का कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वो उन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाएगा। अब अगला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित हम और भी जानकारियाँ आगे पढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, उसकी सेवा की शर्तें, ये इसका मतलब क्या हुआ? उसका वेतन संसद ने कुछ नहीं बोला है। जैसे राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बोला है 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन के बारे में कुछ नहीं बोला है। उसकी सेवा की शर्तों के बारे में, सेवा की शर्त कहने का मतलब कि वो उनको वेतन कितना दिया जाएगा, उनको लीव जो मिलता है वो लीव कितना मिलेगा, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी, मतलब वो कब रिटायर करेंगे, उन्हें कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे संविधान ने मुंह बंद कर लिया। उसने कुछ भी नहीं बताया। बट एक चीज़ उसने लिखा है कि संसद जो भी रूल लगा देगा उसी रूल पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन होगा, उसे रिटायरमेंट का एज होगा, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो व्यक्ति होगा, और उसे कितनी छुट्टियां मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में किसको अधिकार दे दिया है? संसद को अधिकार दे दिया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वो एक कानून बनाए। मैं आगे आपको बताऊंगा एक डीपीसी एक्ट 1971, इसी अधिकार के तहत संसद ने एक डीपीसी एक्ट 1971 बनाया जिसमें इन सारे चीज़ों की चर्चा की गई है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 148 को, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर हटने के बाद ना ही भारत सरकार और ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र होगा। इसका मतलब क्या है कि जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या तो हटाए जाते हैं या उन्होंने खुद से रिजाइन किया या फिर उनका एज पूरा हो गया, वो रिटायर हो गए, तो वैसे केस में वो फिर से किसी पद पे कार्य नहीं कर सकते हैं। कौन से पद? लाभ के पद। जिस पद का, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आप इतने बड़े अधिकारी थे, आप इतने बड़े पोस्ट पे थे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप उसकी लेखा जोखा जांच करते थे। आज आप फिर उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसीलिए ये संसद में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार जिसका वो जांच कर रहे थे, जिस लाभ के पद का वो जांच कर रहे थे, जिस डिपार्टमेंट का वो जांच कर रहे थे, उसमें वो कभी भी पद पे नहीं धारण करेंगे, मतलब दोबारा उसमें नियुक्त नहीं होंगे एक बार अगर बन गए तो। आगे कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल, कार्यालय के प्रशासनिक व्यय करने का क्या अधिकार है? आप जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। वो कभी भी किसी भी ऑफिस का अकाउंट चेक कर सकता है। तो इन सभी कार्यों को करने में उनको बाहर भी घूमना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय होगा, जितना भी खर्चा वो करेंगे इस लेखा जोखा को देखने के लिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक समितियों पे एक बनाया है, और ये जो रिपोर्ट, जैसे आपने पढ़ा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वो रिपोर्ट कहाँ जाता है? वो रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है और संसद उसकी पूरी जाँच करती है। तो ये था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो उसके कार्यालय का जितना भी प्रशासनिक व्यय होता है, तो उनके प्रशासनिक व्यय तथा उनका जो वेतन होगा, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अकेले कार्य नहीं करते हैं। इतने बड़े रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वो अकेले कार्य नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग 85,000 कर्मचारी उनके अंदर काम करते हैं। उन सभी कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन और सीएजी का वेतन, भत्ता, पेंशन तथा
उनके कार्य करने में उनके द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है वो सभी किस पर भारित होंगे? संचित निधि पर भारित होंगे। थोड़ा मैं आपको संचित निधि के बारे में बता देता हूँ। भारत का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, जिससे आप जानते हैं राष्ट्रपति का भी वेतन इसी से मिलता है, और ये उसी से ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वेतन भत्ता ये सारा चीज़ मिलता है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मली अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया निकालना होगा तो आपको संसद की अनुमति लेना पड़ता है। तो आपने समझा, अभी तक मैंने 148 आर्टिकल 148 को एक्सप्लेन किया। फिर से मैं बताता हूँ, जिसमें सबसे पहली बार कहा राष्ट्रपति मुहर, हस्ताक्षर और अधिपत्र जारी करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करेंगे। दूसरी बात कहा गया कि उनको उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। उसके बाद कहा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सेवा शर्तें, मतलब उनका वेतन क्या होगा, उनकी आयु क्या होगी, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, इस सब का अधिकार संविधान ने किसको दे दिया? संसद को दे दिया कि संसद इस पर एक कानून बना ले। लेकिन वहाँ पे एक बात कहा कि जिस समय आप कानून बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, आपने जिस कानून के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया है, उसी कानून पे वो पूरा मतलब कार्यकाल अपना चलाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने वेतन फिक्स किया कि 2.5 लाख वेतन आपने फिक्स किया। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने 2.5 लाख वेतन फिक्स किया और बाद में आप उसके वेतन को, जब वो पद पे है तो उसके वेतन को आप संसद घटा सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। उसी तरह ऐसा भी कहा गया, अगर आपने बोला है कि उनको पेंशन मिलेगा, जिस समय नियुक्ति के वक्त जो रूल था संसद के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का जो रूल बनाया गया, वो उसके पूरे कार्यकाल में लागू होगा। आप उसमें किसी तरह की कटौती नहीं कर सकते हैं। ना ही आप ये बोल सकते हैं आपने जिस समय नियुक्त किया उस समय संसद का रूल था कि 65 साल तक वो रहेंगे, और बाद में आप संसद में चेंजिंग करके ये नहीं बोल सकते कि आप 62 साल में रिटायर हो जाइए। ऐसा नहीं होता है। यही सबसे नीचे में आपको लिखा गया है। और आगे बोला गया कि जिस समय वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिटायर कर जाते हैं तो वो भारत सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी पोस्ट पे काम नहीं कर सकते हैं। आगे कहा गया कि सेवा से संबंधित जितना भी खर्च होगा, जो भी प्रशासनिक व्यय होगा तथा उनका वेतन भत्ता और पेंशन, ये सब चीज़ संसद के संचित निधि पर भारित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नियुक्ति से संबंधित सारा अधिकार संविधान ने किसको दे दिया? संसद को दे दिया। तो संसद में एक कानून बनाया गया 1971 में, जो डीपीसी एक्ट कहा जाता है। और डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डी फॉर ड्यूटी, पी फॉर पावर एंड सी फॉर कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें। ये तीनों चीज़ किस में डिफाइन किया गया? संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया, डीपीसी एक्ट 1971 के तहत बनाया गया। तो कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीसी एक्ट किसके नियुक्ति से संबंधित है? डीपीसी एक्ट 1971 किसके नियुक्ति से संबंधित है? आपको नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वही उसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए हम अब पढ़ते हैं कि जो संसद में अभी तक मैंने जो भी चीज़ बताया वो सभी संविधान के आर्टिकल 148 में कहा गया था। लेकिन अब मैं आगे जो भी अभी बताऊंगा वो सारी बातें आर्टिकल में नहीं कहा गया है, लेकिन जो कानून संसद के द्वारा डीपीसी एक्ट 1971 बनाया गया है उसमें ये सारी बातें कही गई है। तो कैग प्रमुख का जो कार्यकाल होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये कहने का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को 55 साल की आयु में मान लीजिए नियुक्त किया जाता है तो 6 साल मतलब 61 साल की आयु में उनको रिटायर होना पड़ेगा। 6 साल उनका पूरा हो जाएगा और वो रिटायर हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को 62 साल में नियुक्त किया गया तो 5 साल जोड़ दीजिए, मतलब 67 साल तक वो अगर ये रूल सिर्फ रहता कि 6 वर्ष तक वो रहेंगे तो वो 67 साल तक सीएजी पोस्ट पे बने रहते, लेकिन ऐसा रूल नहीं है।
जब उनका 65 साल पूरा हो जाएगा तो उन्हें हटना पड़ेगा। मतलब 62 में बने, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो 6 साल होता है कार्यकाल, लेकिन वो बस 3 साल ही कार्यकाल पे रह सकते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद उनका एज 65 हो जाएगा और उन्हें पद से हटना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी एक खामी बताता हूँ। हमारे इंडियन सिस्टम में एक खामी है जिसको 2012 में, आप जानते हैं बीजेपी के एक नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और ये मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अभी जो है नियुक्ति का बाद जो 1971 के तहत कहा गया है, वो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह सीएजी की नियुक्ति करे। किसके परामर्श पर? मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर सीएजी की नियुक्ति करे। भला आप ही बताइए, ये सही है क्या? प्रधानमंत्री और मंत्री के द्वारा जितना रुपया खर्च किया जाता है उसी की जांच सीएजी करता है, और जब उसकी नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री से ही सजेशन लेके सीएजी को नियुक्त करता है। तो इसमें थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार का संभावना दिखता है। इसीलिए 2012 ईस्वी में लाल कृष्ण आडवाणी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति से संबंधित एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम, एक मंडल को गठित किया जाए, और उसके सदस्य कौन कौन से होंगे? प्रधानमंत्री को उसका सदस्य बनाया जाए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ उच्च नहीं उच्चतम होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाए, कानून मंत्री को बनाया जाए उसका सदस्य, और सबसे इम्पोर्टेंट लोकसभा तथा राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता को उसका सदस्य बनाया जाए। और ये सब मिल के नियुक्त करें किसको? सीएजी को, और राष्ट्रपति को सजेशन दें। तो ये थोड़ा सही लगता था, बट संसद ने ऐसा नहीं माना, और आज भी हमारे देश में सीएजी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारे जो पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, उनका नाम था वी नरहरि राव, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1948 से 1954 तक था। 1948 से लेकर 1954 तक उनका कार्यकाल माना जाता है। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। और भी बहुत सारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए। अभी हमारे करंट में जो हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजीव महर्षि हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता हूँ, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक नाम है टीएन चतुर्वेदी, फुल नाम है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, जिनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1990 तक माना जाता है। मतलब ये 1984 से 1990 ईस्वी तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पोस्ट पर रहे थे, टीएन चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया था। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, 84 से लेकर 90 के बीच में राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला। इसको उजागर करने का काम इन्होंने ही किया था। मैंने जब समिति पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने तदर्थ समिति में इस घोटाले का चर्चा किया था। अगर आपको बोफोर्स घोटाला के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके समितियों का एक वीडियो होगा, संसदीय समितियाँ, उसको आप देखिए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप समझिए कि महालेखा परीक्षक को कितना पावर होता है कि जो सरकार चल रही है उसके विरुद्ध अगर कोई भी रिपोर्ट गलत का प्रस्तुत करता है तो सरकार गिर जाती है, इतना पावर होता है। और यही टीएन चतुर्वेदी ने किया था, इसीलिए इनका नाम फेमस है। कभी कभी पूछता है कि बोफोर्स घोटाले से संबंधित सीएजी कौन थे, तो टीएन चतुर्वेदी जी थे। और इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिटायर होने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी पद पर नहीं बन सकता है। लेकिन इन्हें ये 1990 में रिटायर हो गए और 2002 से 2007 तक ये कर्नाटक के राज्यपाल रहे।
तो ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में कि वो कैसे राज्यपाल रहे। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, मैंने जब राष्ट्रपति का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लाभ के पद को क्लियर किया था। कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाता है, आप उनका नाम याद कर लीजिए, जैसे प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, गवर्नर का पद। इसके बाद हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद, ये सारे पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। मतलब संविधान में कहा गया है कि सीएजी से हटने के बाद कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं जा सकता है। तो इन्हें राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल लाभ का पद होता ही नहीं है, इसलिए बच्चों ऐसा होना संभव है। मतलब 2002 से 2007 के बीच में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी टीएन चतुर्वेदी रहे। चलिए, अब मैंने अभी तक आपको दो चीज़ क्लियर किया। पहला, अनुच्छेद 148 में क्या क्या कहा गया और उसमें क्या नहीं कहा गया और वो भी कहाँ से आया, तो वो डीपीसी एक्ट 1971 के तहत आया। तो आपने बहुत सारी जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जाना होगा। चलिए, अब कुछ बच्चे तो बोर हो रहे होंगे कि सर इतना एग्ज़ाम में आता नहीं है। क्या आप आज के एग्ज़ाम पैटर्न से क्लियर है आपको किस तरह का एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है? आप चाहे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, यूपी दरोगा, किसी भी एसआई लेवल या फिर बीपीएससी लेवल या फिर यूपीपीएससी लेवल, किसी भी आप लेवल की तैयारी कर रहे हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चलिए, मैं आपको सीधे अब आर्टिकल 148 बताया और आर्टिकल 150 के बारे में बताता। आर्टिकल 150 में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार में लेखा का प्रारूप वैसा ही रखा जाएगा जैसा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं। अब देखिए, लेखा मतलब होता क्या है? लेखा मतलब अकाउंट होता है। तो अब ये प्रारूप हर एक डिपार्टमेंट को अपना अकाउंट तैयार करके रखना पड़ता है, जिसकी जांच सीएजी करता है। तो ये प्रारूप किस तरह से उसको अपना लेखा जोखा तैयार, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो एजुकेशन पे कौन सा खर्चा किया गया, किस तरह से खर्चा किया गया, इसका लेखा जोखा का एक प्रारूप बना के कौन देता है? सीएजी देता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, उसका प्रारूप इस तरह से होगा, वो अपने खर्च का ब्यौरा इस तरह से बना के रखेगा और फिर उसी की जांच करने के लिए सीएजी आते हैं। तो आर्टिकल 150 में कहा गया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा अकाउंट का प्रारूप वैसा ही रखा जाएगा, जिसको डिफाइन कौन करता है? सीएजी डिफाइन करता है। सीएजी अपने अनुसार से बताता है कि आप इस तरह से, इसके बाद इस चीज़ को इंक्लूड कीजिए, इस चीज़ को इंक्लूड कीजिए, अपने अकाउंट की जानकारी इस तरह से रखिए। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का कार्य होता है, इसके बारे में 150 में कहा गया है। चलिए 151 की बात करते हैं। 151 में कहा गया है कि जब भी सीएजी किसी भी डिपार्टमेंट का लेखा का जांच करेगा, अकाउंट का जांच करेगा, तो जांच करने के बाद वो रिपोर्ट बनाएगा कि उसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। तो वो रिपोर्ट, हर एक डिपार्टमेंट का रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति इसको फर्दर चर्चा के लिए, आगे इस पे बहस करने के लिए, चर्चा के लिए वो इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। ये किस में कहा गया है? 151 में, आर्टिकल 151 में ये बातें कही गई है। और भी बातें कही गई है, सेम यही राज्य सरकार के लिए भी यही बातें कहा गया है कि राज्य सरकार का भी, उसके भी डिपार्टमेंट की जांच करने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा, उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल के द्वारा विधानसभा या विधानमंडल में पेश किया जाता है, जिस पर फर्दर चर्चा होती है। क्या सीएजी का रिपोर्ट गड़बड़ है? उसमें विपक्षी दल के भी लोग होते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो सत्ता के विरुद्ध क्या होता है? आवाज़ उठता है। तो ये 151 में कहा गया। मैं आपको एक बार फिर से आर्टिकल 148, 150 एंड 151 को क्लियर करता हूँ। 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या की गई है। 150 में कहा गया है कि
जो अकाउंट हर एक डिपार्टमेंट बनाएगा वो सेम उसी तरह से बनाया जाएगा जैसा सीएजी बताएंगे। राष्ट्रपति को जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से राष्ट्रपति हर एक डिपार्टमेंट को बोलेगा कि अकाउंट का लेखा जोखा जो वो अकाउंट का रखते हैं। आप जानते हैं नॉर्मल भी आप एक दुकान भी है आपके पास तो आप एक बही खाता रखते हैं, सीधा आप कहिए ना कि वो बही खाता कैसा होगा, इसके बारे में जानकारी सीएजी देता है। और ये बातें कही गई है आर्टिकल 150 में कही गई है। 151 में कहा गया है जो भी जांच रिपोर्ट जो वो खाता का जांच करता है, जिस बही खाता का जांच कौन करता है, सीएजी करता है, उस बही खाता का रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर कहाँ पे रखेंगे, संसद के पटल पे रखेंगे। और अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार में राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार विधानसभा या फिर विधानमंडल में रखेंगे। आपने सोचा होगा कि मैंने आर्टिकल 148 बताया, 150 बताया, 151 बताया, तो मैंने एक अनुच्छेद तो छोड़ ही दिया, वो था आर्टिकल 149। इसमें ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो अब यहाँ से मैं आपको सीधा ही बताऊं कि इसमें 3 ही कार्य होते हैं मुख्यतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, और ये किसके सलाहकार के रूप में कार्य करता है। पहला कार्य जो होता है लोक लेखा समिति के सलाहकार, जैसा कि मैंने आपको बताया संसद में जब ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है संसद में, तो संसद में इस पे बहस होता है, कौन सी समिति बहस करती है इस पे, कौन सी समिति इसको जांच करती है। तो सीएजी के रिपोर्ट को भी जांच करने के लिए एक समिति होता है लोक लेखा समिति, वो संसद में इसकी जांच करता है। और जब भी लोक लेखा समिति को किसी भी मदद की ज़रूरत होती है तो सीएजी से ही वह संपर्क करता है, क्योंकि सीएजी जो होता है एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है और इसमें एक आईएएस अफसर को नियुक्त किया जाता है सीएजी पोस्ट के लिए, सीनियर आईएएस अफसर को। तो उन्हें पूरा अकाउंट का जानकारी होता है। तो अगर लोक लेखा समिति में, चूँकि लोक लेखा समिति सीएजी के ही रिपोर्ट को जांच करता है, तो फिर लोक लेखा समिति को अगर किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है तो सीएजी उसको सहायता पहुंचाता है। चलिए अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पे, जो मैंने आपको बताया था कि सीएजी क्या होता है और सीजीए क्या होता है। इन दोनों पॉइंट को समझने से पहले कुछ वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, जिन वर्डों का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। पहला वर्ड मैंने लिखा है अकाउंटिंग, क्योंकि आगे आपको ये सब वर्ड मिलेंगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, और ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा परीक्षण, और अकाउंट का मतलब होता है लेखा। देखिए लेखांकन क्या होता है, इसको आसान शब्दों में समझिए। लेखांकन, लेखा परीक्षण, लेखा तो आप समझते हैं अकाउंट मतलब हिसाब किताब जो रखा जाता है उसी को लेखा कहा जाता है। लेखा परीक्षण और लेखांकन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 50 रुपये दिए, आप 50 रुपये में कितना कितना खर्च किए आप आके बता दिए पापा को कि पापा मैंने इतना इतना रुपये का ये, मतलब 50 रुपया आपको जो दिया गया था, आप बाज़ार गए और 50 रुपये को किस तरह से आपने खर्च किया है। जब आप अपने पापा को ये बात बताते हैं तो वो लेखांकन कहलाता है। आपको समझ में आ गया, लेखांकन कहलाता है मतलब अकाउंटिंग कहलाता है। और जब हम लेखा परीक्षण की बात करते हैं तब पापा आपके उस चीज़ का लेखा परीक्षण करेंगे कि तुमने इस चीज़ में इतना रुपया क्यों खर्च कर दिया, ये तो फिजूल खर्ची हो गई, इसमें तुमको कम खर्च करना था, 50 रुपया में तुम इतना चीज़ ले सकता था लेकिन तुम इतना चीज़ नहीं लिए। इस तरह की बातें जो होती है वो क्या कहलाती है, लेखा परीक्षण कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये बात क्लियर हो गया होगा लेखांकन क्या होता है। लेखांकन का मतलब होता है खर्च का ब्यौरा, और लेखा परीक्षण का मतलब होता है जो आपने खर्च का ब्यौरा दिया है उसको, उसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है इसकी चर्चा करना एक ऑडिटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग कहलाता है कि सिर्फ खर्च का ब्यौरा लिख के रखना, मेरे पास इतना रुपया था, इतना रुपया खर्च हुआ। और जब लेखा परीक्षण किया जाता है तो उसमें ये सारे चीज़ों को बताया जाता है कि आप इसमें इतना कम खर्च कर सकते थे, आपने गलत खर्च किया, आपने ज़्यादा खर्च किया। जो पापा आपके साथ करेंगे वो लेखा परीक्षण कहलाता है। चलिए मैं अब आपको सीधे बताता हूँ कि 1950 से लेके 1976 ईस्वी तक हमारे देश में
क्लियर शब्दों में सुनिएगा। 1950 से लेके 1976 ईस्वी तक हमारे देश में, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उन दोनों के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मतलब लेखांकन तथा लेखा परीक्षण दोनों का कार्य सीएजी के पास में था। अब आप ही बताइए, जो व्यक्ति एक बार लेखा को तैयार करता है, एक बार खर्च का ब्यौरा देता है और फिर उसी आदमी को आप कहते हैं कि कौन सा कम खर्च करना चाहिए था, कौन सा ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, ये थोड़ा सही नहीं लगता है। जैसे आप बाहर से खर्च करके आए और आपको ही अगर ये अधिकार दे दिया जाए कि कम और ज़्यादा खर्च को आंकने का, तो आप फिजूल खर्ची को आंकने का, तो आप नहीं, आप बोलेगा जो मैंने खर्च किया वो सही है। तो इसके लिए एक अलग आदमी थे ना आपके पापा, तो जो लेखा परीक्षण करते थे। और पहले क्या होता था, 1950 से लेके 1976 तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों के ही लेखा परीक्षण और लेखांकन का कार्य मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य किसे दिया गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया गया था। बट 1976 में भारत सरकार ने ऑडिटिंग का कार्य किससे छीन लिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से छीन लिया। बोला नहीं भाई, आप अकाउंटिंग का काम मत करो, आप सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य करो। अकाउंटिंग का कार्य करके कोई और देगा कि खर्च का ब्यौरा कोई और देगा, आप उसमें सिर्फ निशान, सवालिया निशान लगाना कि क्या फिजूल खर्ची किया गया, क्या नहीं किया गया। तो भारत सरकार ने तो अलग डिपार्टमेंट बना लिया। इसी डिपार्टमेंट को हम 1976 से भारत सरकार का दोनों कार्य अलग अलग हो गया, मतलब लेखांकन का कार्य और लेखा परीक्षक का परीक्षण का कार्य, ये दोनों ही कार्य भारत सरकार का अलग अलग हो गया। तो लेकिन राज्य सरकार इस बात पे तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि नहीं भाई, मुझे एक ही आदमी को काम करने दो, राज्य सरकार में जो सीएजी होंगे उसी को मैं ये काम देता हूँ, मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं अलग से एक डिपार्टमेंट बनाऊँ। तो आज भी राज्य सरकार का जितना भी अकाउंट होता है उसका लेखांकन और लेखा परीक्षण, या आप बोले तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य आज भी सीएजी ही करता है। लेकिन भारत सरकार से 1976 से केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य एक अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया, मतलब अकाउंटिंग का कार्य एक अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया। और उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। आपको समझ में आ गया होगा सीजीए पोस्ट कैसे बना। और राज्य सरकार में सीजीए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ केंद्र सरकार में सीजीए अप्लाई होता है। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँ, 1976 के बाद से भारत सरकार के अकाउंटिंग का कार्य किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया, जबकि ऑडिटिंग का कार्य सीएजी के भी पास रहने दिया। लेकिन राज्य सरकार के लिए आज भी सीएजी दोनों कार्य करते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट होता क्या है। तो ये कहाँ पे बनाया गया, मैंने तो बोल दिया कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, तो फिर वो डिपार्टमेंट कौन सा है। तो आप जानते हैं भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, वित्त मंत्रालय होता है। वित्त मंत्रालय का ही एक प्रकार होता है जो कि व्यय विभाग कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत एक पोस्ट बनाया गया सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, ये उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सीजीए किसके अंतर्गत का। सीएजी एक अलग स्वतंत्र संस्था है, उसकी सारी बातें संविधान में लिखी गई है, बट सीजीए के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया है संविधान में। सीजीए जो होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक व्यय विभाग होता है और उसके लिए कार्य करता है कौन, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा सीएजी क्या होता है और सीजीए क्या होता है। तो भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2019 को सोमा राय बर्मन को सीजीए पद पर नियुक्त किया था, जो कि अभी हमारे करंट सीजीए हैं। कब से हैं, 1 दिसंबर 2019 को सोमा राय बर्मन को नियुक्त किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सीएजी और सीजीए के बारे में
क्लियर पता चल गया होगा कि दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है, संविधान में किसकी चर्चा की गई है, किसकी चर्चा नहीं की गई है, क्यों बनाया गया इन पोस्टों को, इन पोस्ट का अलग अलग कार्य क्या क्या होता है, कौन भारत सरकार के लिए कार्य करता है तथा कौन राज्य सरकार के लिए भी कार्य करता है। तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट डालता हूँ, जितना भी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, ये मैं बहुत सारे बुक से कलेक्ट करता हूँ, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बुक से मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं कानून के लैंग्वेज में ना लिखने का प्रयास करता हूँ, मैं उसे आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं या आप एक बुक को पढ़ रहे हैं। आपको ये लगे कि हम एक फ्रेंड से बस कहानियों की बात कर रहे हैं और आपको सारा का सारा इंडियन पॉलिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।